वो मृत्यु तुल्य कष्ट पे चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया, सपोज कोई वेंटिलेटर पे चला गया, तो माँ बाप क्या सोचेंगे कि हमें इसका कुछ दिखाना चाहिए। ये अचानक इसके साथ रातों रात क्या हुआ कि किसी को कभी कभी जैसे पैरालिसिस हो जाता है या कुछ कॉम्बिनेशन आ जाते हैं हेल्थ में, अच्छा वाला था कुछ आया, तो हाँ। कोई ना कोई तो विकार था उसकी बॉडी में पहले से ही, जो हाँ। उसकी दशा में कुछ ना कुछ आता है, तो हम उसकी बैकग्राउंड में चेक करते हैं, जैसे 3 महीने 6 महीने के पीछे उसके साथ क्या हुआ हाँ। और कॉम्बिनेशंस में। तो उसको चेक करने के बाद कुछ कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि ये इसके साथ कॉम्बिनेशन होना था और वो इसको कितनी पीड़ा देगा आगे। तो लोग क्या करते हैं, ज्योतिषी के पास तब जाते हैं, तब हाँ। तक कोई हाँ। किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता। अच्छा, उसमें भी क्या हो सकता है, ये आपका प्रारब्ध है। मैं इसमें हमेशा कहूँगा कि आपको अच्छा ज्योतिषी मिलना, अच्छा डॉक्टर मिलना, ये आपके गुड कर्मास पे रहता है। मैं इतना ये कह सकता हूँ, क्योंकि अब 3 ज्योत कई बार को लोग बोलते हैं हमारे पास आते हैं कि हम तो 6 ज्योतिषी को चेंज करा दिए, आप 7वें हो। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक ज्योतिष के बारे में, और हमारे साथ हैं आज नागेश शर्मा जी। तो आज नागेश जी से हम बहुत सारी बातें जानेंगे वैदिक ज्योतिष के बारे में। सो वेलकम नागेश जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सो नागेश जी, पहले आप बताइए कि आपकी जर्नी वैदिक ज्योतिष में आने की, एस्ट्रोलॉजी में आने की आपकी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, वैदिक ज्योतिष में मेरी जर्नी मैं कहूँगा कि बहुत साल पहले प्रभु की दया से स्टार्ट हो चुकी थी। मैं सन 2000 से इस विद्या के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं पामिस्ट्री किया करता था, लेकिन वैदिक ज्योतिष से मैं काफ़ी हद तक दूर भागता था, क्योंकि इसमें बहुत गणित होता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ मेरी लाइफ में वापस आई विद द गॉड ग्रेस। कहते हैं ना, आपके कुछ कर्मों का पार्ट होता है, तो आपको वो करना ही होता है। तो वो धीरे धीरे मेरी लाइफ में आता रहा, और पामिस्ट्री वो जो प्रैक्टिस थी वो छूटती चली गई। हालांकि पामिस्ट्री मैंने थोड़ी बहुत आज भी करी है, लेकिन वो चीज़ छूट गई। तो वैदिक, और ये सब इंटररिलेटेड साइंस ही है, ऐसा नहीं है। लोग पामिस्ट्री से भी बहुत सारी एक्यूरेसी बता देते हैं। इवन कई लोग पामिस्ट्री के थ्रू भी आपकी कुंडली बना देते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही कम विद्वान बचे हैं आज की डेट में। तो आपको किस चीज़ ने आकर्षित किया पामिस्ट्री की तरफ सबसे पहले? पामिस्ट्री कुछ बुक्स पढ़ते थे, जैसे किसी कभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में रोड पे चले गए, वहाँ पे कुछ बुक्स पाम रीडिंग की मिल जाती थी। मेरे फादर साहब भी एक बार पाम रीडिंग की एक बुक लाए थे, वो कभी उन्होंने देखी नहीं होगी, तो मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने पढ़ना चालू किया। हाथों की खुद की रेखा देखते थे, ये कैसे होती है, इसमें क्या होता है। फिर एक बार किसी को एक आध हमने प्रिडिक्ट किया कि आप इंजीनियर बनोगे, उसमें कहा कि आपकी इस रेखा से आपको स्ट्रेट लाइन जाती है तो इंजीनियर का योग होता है। तो मैंने अपने किसी को बताया, उसकी वो प्रिडिक्शन सच है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, कुछ होता है ये। लेकिन पामिस्ट्री में बहुत सारी गूढ़ चीज़ें होती जो आसानी से नहीं आती, तो उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए थी। पढ़ते रहे, लेकिन कुछ कुछ कम्बिनेशंस हिट नहीं होते थे उसमें। तो वैदिक में हमने चलता रही जर्नी, वो चलती रही। फिर आगे जाके मैंने काफ़ी चीज़ें खुद बुक पढ़नी चालू करी। फिर एक ऐसा समय आया जब मैंने कहा कि अब इसको किसी चीज़ से सीखना चाहिए। तो मैंने एक जगह पे इसको सीखना चालू किया अपनी जॉब के दौरान। मैं जॉब करता था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था। वहाँ पे मैंने उसको वहाँ पे भी मेरी एक ऐसी जर्नी थी जब मैं उस कोर्स की लास्ट डेट थी और शाम को 5 बजे वो फॉर्म बंद होने वाला था। लास्ट डेट पे मैं गया, बड़े हाथ पैर जोड़े उनके, तब मेरे को एडमिशन मिला। मैं काफ़ी हद तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। वहाँ इंटरव्यू क्लियर हुआ, एडमिशन लिया। पढ़ते पढ़ते करते करते वहाँ से मुझे बस थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को मिली जो थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि उन्होंने पूरा वैदिक को बिल्कुल गणित की तरह बताया हमें। प्रिडिक्शन वहाँ पे भी इतनी नहीं थी, क्योंकि प्रिडिक्शन कोई नहीं करवाता। वो 1 घंटे की क्लास में आपको ये आपका ही अपना पार्ट होता है। तो वो मैं धीरे धीरे करता रहा, अपनी किताबों की स्टडीज़ पढ़ता रहा, लगा रहा। लेकिन 1 साल के बाद, वो मैंने 2 साल का कोर्स था, पहला साल जो था वो मैं करता रहा, तो मेरा थोड़ा सा मन खिन्न हो गया कि मैं एस्ट्रोलॉजी का 1 साल निकाल दिया, मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने फिर मेरी वाइफ ने मेरे को एनकरेज किया, आपने 1 साल कर लिया, इसको दूसरे को भी कंप्लीट कीजिए। तो मैंने उसको देखते हुए फिर वो सेकंड ईयर जो था वो थोड़ा एडवांस कोर्सेज के टॉपिक्स थे जो मैंने सुने थे लेकिन करे नहीं थे। तो जो हमें अध्यापक पढ़ाते थे वो बहुत ही लर्नेड लोग थे, लेकिन हर आदमी बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दे सकता, उसके लिए आपको उसके सानिध्य में सीखना ही पड़ता है। लेकिन मैंने वो 2 साल भी निकाले, पूरा कोर्स किया। फिर वहाँ पे मेरा एक पीएचडी का पार्ट था कि आपको लोगों के ऊपर कुंडलियों पर रिसर्च करनी है। तो हमारे कुछ सीनियर्स थे, वो कहते हैं हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, लेकिन आपको खुद ही इस कुंडलियों पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने वो पीएचडी वाला पार्ट लोगों पे अप्लाई करना चाहा कि मैं इस पीएचडी कोर्स को 1 साल के लिए और नहीं करूँगा, रादर देन मैं इसको लोगों पे
कुंडलियों पे खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो मैं अपने ऑफिस से कुंडलियां देखने लग गया लोगों की। मेरे ऑफिस में लोगों के कॉम्बिनेशंस आए, मेरे एमडी थे, डायरेक्टर लेवल के लोग थे, उनके साथ कॉम्बिनेशंस किए। इवन मेरा बॉस था, मैंने उस बॉस के लिए बोला कि आपका 31 मार्च तक अगर आप रह गए तो रह गए, नहीं तो आपके साथ यहाँ पे आपका रेजिग्नेशन देना पड़ेगा आपको फोर्सिबली। अब वो मेरे पास डेली आने लग गए, मेरे से बातचीत करने लगे, जबकि मेरे से उनके फ्रिक्शंस रहते थे कुछ चीज़ों के साथ। वो आए, मेरे से बात करते थे। मैंने कहा 31 तारीख आपकी होगी, डेडलाइन है। और भगवान की कृपा से आप कह लो वो कॉम्बिनेशंस थे या कैलकुलेशंस थी, ऐसा हुआ और उनकी रिप्लेसमेंट आ गई। ऐसे ही मेरे कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ टेक्निकल कोर्सेज के रिजल्ट्स आए उनके, तो मैंने उसको पहले ही बोला कि तेरा एक पहली बारी में क्लियर नहीं होगा। तो जब हमने कुंडलियों की कॉम्बिनेशंस में देखता रहा, मेरे को समझ में आने लगी चीज़ें बहुत। तब मैंने उनके योगास देखे, समझता गया, ऐसे ऐसे उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आता गया। फिर लोगों की पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस आने लग गए कुछ लोगों के, वो भी, जबकि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करता था, क्योंकि ऑफिस में आप किसी से कुछ चार्ज नहीं कर सकते। जब तक आपने एज ए करियर इसको नहीं कुछ नहीं, मैंने कोई करियर नहीं किया था, लेकिन मैं उसमें घुस चुका था काफ़ी हद तक। तो मैं उसको धीरे धीरे करता रहा। लोग आते गए लाइफ में मेरी, कोई कुछ पूछने लग गया, कभी हमारे किसी कॉल सेंटर में, कभी कोई कहीं का कॉम्बिनेशन, वो लोग मेरे को ऑफिस में जानने लगे कि इसके पास जाओ आप, फ्री टाइम में ये आपको कुछ चीज़ें समझाएगा। तो एमडी वाले लोग मेरे को कभी कभी अपने कैबिनों में बुलाने लग गए। रिकॉग्निशन थी, लेकिन रिकॉग्निशन उस हिसाब से नहीं मिलती थी। तो उसके बाद लोग बोलने लगे कि पंडित जी के पास दिखाने जाओ। ये हालांकि मैं पंडित ही हूँ, लेकिन पंडित वो वाले लेवल पे लोग नहीं समझते थे। तो धीरे धीरे वो जर्नी चलती रही, सीखता रहा। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैं सब कुछ कॉम्बिनेशन कर करके, फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में एक रिश्तेदार आए। वो कहते, बेटा तुम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करते हो, एनर्जी एक्सचेंज लिया करो आप। उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस करने चालू किए। फिर मैंने लोगों से कुछ चार्ज लेना चालू किया। वो तब भी मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तब तक मैंने अपना जॉब नहीं छोड़ा था, तब भी मैं प्रोफेशनली लोगों के साथ वीकेंड पे कुछ करता था, चलते उसके साथ भी जर्नी चलती रही। लेकिन मैं बहुत एडवांस लेवल पे उस काम को करता रहा, छोड़ा नहीं मैंने इसका। ज्योतिष का साथ मैंने कभी छोड़ा नहीं। और ज्योतिष महादेव की कृपा से शायद हमारे पास आता रहा। कहते ना, अगर आप कुछ करते रहते तो शायद सरस्वती माता या प्रभु की कोई आपके ऊपर कृपा रहती है। तो वो धीरे धीरे कृपा चलती रही। तो आपने 3 साल का अभ्यास करने के बाद भी 2 साल का कोर्स और 1 साल और लगाने के बाद नहीं, 1 साल का मैंने कोर्स नहीं किया था। 1 साल का उन्होंने बोला था कि आप पीएचडी लेवल का कर लीजिए, डॉक्टरेट लेवल का। तो मैंने वो नहीं किया। मैंने उसको लोगों पे अप्लाई करना चाहा कि मैं 1 साल जो यहाँ लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट कुंडलियों पे काम करूंगा लोगों 1 साल तक आपने प्रैक्टिकली उसको लोगों नहीं, वो तो प्रैक्टिस मेरी उसी दिन से चालू हो गई थी। तो वो मैंने कोर्स के दौरान भी आप प्रैक्टिस, इवन हम लोग ड्यूरिंग कोर्सेज के अंदर भी हम लोग कुंडलियों पे एनालिसिस करते थे एक दूसरे की। वहाँ पे जो हमारा कोर्सेज में लोग कुंडलियाँ लगाते थे, सेलिब्रिटीज की कुंडली लगाते थे, इंदिरा गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज की जो काफी हद तक बहुत उच्च पदों पे रहे हैं। तो उससे भी हमें काफी सीखने को मिलता था। लेकिन बहुत ज्यादा सूत्र कोई नहीं बताता था, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता था। उसमें एक आध कुंडली में सारा समय निकल जाता था। तो उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तब उस समय में हम लोग, कार तो नहीं थी, तो मैं बस में आके अपना एनालिसिस करके टाइम निकालता था, क्योंकि थोड़ा सा समय मिल जाता था और वीकेंड पे समय मिल पाता था जॉब के साथ। तो मैं ये इस जर्नी को करता रहा। हालांकि मेरे परिवार में मेरे लोग कहते थे, तुम ये क्या डब्बे से रीड करते रहते हो, ये टेढ़े मेढ़े चीज़ें, उनको समझ नहीं आती थी। आज भी वो एक बात कहते हैं कि आप ये आड़े तिरछे कॉम्बिनेशन से क्या निकालते हो। तब तक किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये करता है, क्योंकि आपके घर वाले आपको जब तक नहीं समझते हैं, जब तक आप किसी चीज़ को उनकी प्रेडिक्शन उन्हीं को समझ ना आ जाए। अपना घर का जो पंडित होता है ना, उसको कुछ समझता नहीं है। तो कुछ ऐसा चलती रही जर्नी मेरी। और तो किस समय आपने तय किया कि कॉर्पोरेट जगत को बिल्कुल ही छोड़कर पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष में आना है? मैंने 2016 या 17 के आसपास मेरी जर्नी में ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा कि अब इस जर्नी में 7-8 साल, अब मेरे को 7-8 साल हो गए हैं। तो मुझे लगा कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड मेरे को दुख दे रहा है किसी रूप में। मतलब क्योंकि मैं एक आईटी इंडस्ट्री में काम करता था, आईटी इंडस्ट्री थी मेरी, तो उसमें हैक्टिक जॉब रहता था बहुत। रात को कुछ भी हो जाता तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, और नींद, परिवार, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहती थी। और हमने अपनी दशा अंतर दशा में भी देखा था कि वो कॉम्बिनेशन इस तरह के आ रहे हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। कुछ चीज़ें हम लोग कुछ देख लेते हैं, तो वो कॉम्बिनेशंस देखे मैंने, और मैंने एक सडन डिसीजन लिया कि चलो। लेकिन एक मन में फियर भी था कि जॉब के बाद आप क्या करेंगे। वो एक बहुत बड़ा इनसिक्योर फीलिंग थी। लेकिन भगवान की कृपा से मैंने उस जॉब को क्विट किया, और जिस दिन क्विट किया उस दिन मुझे बहुत रिलैक्स तो नहीं हुआ, क्योंकि आपका मॉनिटरी बंद हो जाता है। जब आपका पैसा बंद हो जाता है तो आपको दिक्कतें आती हैं। तब मैंने शुरू में लोगों के साथ अपने घर से ही काम करना चालू किया। फिर मैंने एक जगह पर, किसी जगह पे शॉप को रेंट पे लिया,
जैसे एस्ट्रोलॉजर नॉर्मली काम करते हैं, क्योंकि घर से लोगों की कॉम्बिनेशंस नहीं आते हैं, तो वहाँ पे मैंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चालू किया, अपना रेंट पे भी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आता था। क्योंकि आपको पब्लिक में आप जाते हैं तो आप इजीली कोई मनी पे नहीं करता आपको कभी भी, ठीक है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी आपको कि ये फियर, ये इनसिक्योरिटी या लोगों से चार्ज आपने क्यों नहीं किया? क्या इस विद्या के ऊपर आपका विश्वास नहीं था नहीं, कि ये विद्या आपको उतना जितना आपको जरूरत है उतना पे कर सकती है, या जितना चाहिए वो मिल जाएगा नहीं, आपको? इसमें देखिए, एक तो हमें मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पब्लिक डीलिंग नहीं होती थी, हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको एक लिमिटेड वे में काम करना होता है, आपका होराइजन एक डिपार्टमेंट लेवल पे होता है, आपके हाथ बांध दिए जाते हैं, फ्रीडम कम होती है, बॉस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जब आप अपने काम में आते हैं तो आप बॉस खुद बन जाते हैं, तब आपकी फ्रीडम आती है, लेकिन इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। चला नहीं चला, घर वाले बोलने लगे कि आपका अगर ये काम नहीं चला तो आपको नौकरी ढूंढो, आपने तो आईटी में इतने साल काम किया, आपको क्या दिक्कत है कि आप दूसरी नौकरी पकड़ो। लेकिन मैंने उनको कहा थोड़ा आप सब्र रखो, क्या पता ईश्वर की कोई इच्छा है कि हमने इसको मेरी वाइफ तो बहुत इनसिक्योर हो जाती थी कभी कभी, लेकिन उसने मेरा सपोर्ट बहुत किया। और क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपके खर्चे अचानक बड़े हो और रिड्यूस हो जाए, हर चीज़ में आपकी मॉनिटरी बंद हो जाए, तो आपको दिक्कत तो मिलेगी। तो वो दिन बनते रहे, 6 महीने जो रहे, वो 5-6 महीने रहे, वो थोड़े से डाइसी रहे, इनसिक्योर कह लो, लेकिन मैंने उसको सपोर्ट लेवल में चलता रहा। मैंने कहा जितनी भी आपकी जो लाइफ में सेविंग होती है चलते, फिर मेरे साथ लोगों के कॉम्बिनेशन जुड़ने लगे थे। मेरे को गूगल से ट्रैफिक आने लग गया लोगों का, लोग मेरे को जानने लगे, एक से एक चेन बनी, जैसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस बनते हैं लोगों के, तो वो मिलने लग गए। एक बार का मैं आपको एक इंसिडेंट छोटा सा बताता हूँ, जहाँ पे मैंने एक रेंट लिया, एक शॉप लिया था, वहाँ पे एक जो मेरा ओनर था, उसका बेटा अचानक छोड़ के घर से भाग गया बिना बताए किसी को। अब वो लोग, उन्होंने ये ध्यान नहीं किया कि हमारे पास नीचे कोई एस्ट्रोलॉजर भी बैठा रहता है। तो जब वो लड़का 5-7 दिन नहीं आया, तब वो लोग सब मेरे साथ मिलने के लिए आए। कुछ बुजुर्ग लोग थे, वो मेरे पास आए, वो बोलते हैं मैंने उनके डेट ऑफ बर्थ पूछी तो उनके पास कोई डेटा नहीं था उनका। तो कभी कभी हम लोग प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आपका प्रश्न निकालते हैं। सपोज आपके पास कोई आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं है, तो जिस समय में बैठे हो, जैसे अगर आप इस समय 5 बज रहे हैं, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उस समय जो ग्रह जो बने हुए हैं उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट आता है। ये भी एक तरीका होता है, उसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो उस प्रश्न कुंडली में ये पता लगता है कि वो बच्चा किस दिशा में गया है, ठीक है नहीं है, क्या कर रहा है। तो मैंने उसकी कुछ कॉम्बिनेशंस यूज़ किए, तो मैंने बोला कि आपका बच्चा इस दिशा में गया हुआ और वो ठीक है। 2 दिन के बाद उस लड़के का वहाँ से फ़ोन आता है, वो अपने मित्र के पास चला गया था। तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे उससे कोई रिकॉग्निशन वहाँ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कहा जी आपने बताया तो चीज़ें, लड़का जिंदा था, हमारा मिल गया। तो वो भी एक थोड़ा सा अच्छा लगा कि कॉम्बिनेशन है, जबकि आपकी प्रेडिक्शन सही निकली। करेक्ट, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि ये प्रेडिक्शंस जो हम लोग करते हैं वो कहीं किसी सही दिशा में जा रही है। अगर आपके सूत्र 100 कुंडलियों पे सही लगते हैं तो आपका वो जो फॉर्मूला है वो इंटैक्ट है। मैं ऐसे मानता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जितने पुराने ग्रंथ रहे हैं ना, उसके कॉम्बिनेशंस को ना लोगों ने भाषा टीका या उसकी रिफॉर्मेशन करके उसके साथ छेड़ाखानी की गई। तो अगर आज आप उनके सूत्रों को अप्लाई करते हो ना, तो कभी कभी वो सूत्र लगते ही नहीं है। तो वेद और पुराणों में जो पुरानी चीज़ें, जो ज्योतिष के जो ग्रंथ लिखे गए, वो तो गलत नहीं थे ना, लेकिन आज की डेट में पब्लिकेशंस वालों ने या किसी ने अगर कुछ छेड़ाखानी कहीं से भी हुई, तो कभी कभी वो पेज मिस आउट हो गए या उसके सूत्र गायब हो गए। ये ऐसा बहुत ग्रंथों के साथ कभी कभी हुआ है। तो उस नागेश जी, वैदिक ज्योतिष का मूल सिद्धांत क्या है? क्या ज्योतिष फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के काम आती है? ऑब्वियसली ज्योतिष का काम ही यही है, लेकिन ज्योतिष आपके कर्मों पर निर्भर करता है। ज्योतिष आपको एक डायरेक्शन दे सकता है बस। आपको ज्योतिषी आपके कर्मों को कभी चेंज नहीं कर सकता, वो आपको डायरेक्शन देगा, आपको उस डायरेक्शन को डिलीजेंटली फॉलो करना है। और डिपेंड करता है कि वो ज्योतिषी आपको सही अब आप ये कहोगे कि सही ज्योतिषी को कहाँ से ढूंढे, ये आपके कर्मों के अनुसार आपको कोई ना कोई ऐसा कम्बिनेशन, कभी कभी एनर्जीज मिलती है जिसमें, जैसे आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर आपको लूट भी सकता है और आपको ठीक भी कर सकता है पहली गोली में, ठीक है। तो ये आपके प्रारब्ध है कि आपकी मनी वहाँ पे कितनी इन्वेस्ट होगी। ऐसे ही आप ज्योतिषी के पास जाते तो क्या पता आपका पहली बारी में वो ज्योतिषी प्रेडिक्शन कर दे और आपसे 100 रुपये में आपका काम कर दे, या फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप कभी हरिद्वार ऋषिकेश में जाते हैं, कोई साधु संत मिला, उसने मुँह से कुछ बोला, आपके साथ हिट हो गया, लेकिन वो आपको दोबारा नहीं मिला, क्योंकि प्रभु भगवान चाहते थे कि आपको कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति वाला कोई बंदा मिले जो डायरेक्शन देके चला जाए। लेकिन आज की लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रभु की डायरेक्शन है या ऐसे ही किसी ने बोल दिया, और हम कैसे विश्वास करें? और खाली किसी की बात के भरोसे कि हमें कोई डायरेक्शन मिलेगी, हम इंतजार भी तो नहीं कर सकते। नहीं,
इंतजार तो आप किसी के शारीरिक कष्ट में भी नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर के पास आपको रैंडमली कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, वैसे ही आपको सपोज किसी के बच्चे की कोई दिक्कत आई और वो मृत्यु तुल्य कष्ट पे चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया, सपोज कोई वेंटिलेटर पे चला गया, तो माँ बाप क्या सोचेंगे कि हमें इसका कुछ दिखाना चाहिए। ये अचानक इसके साथ रातों रात क्या हुआ कि किसी को कभी कभी जैसे पैरालिसिस हो जाता है या कुछ कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं हेल्थ में, अच्छा भला था कुछ आया, तो कोई ना कोई तो विकार था उसकी बॉडी में पहले से ही, जो उसकी दशा में कुछ ना कुछ आता है। तो हम उसकी बैकग्राउंड में चेक करते हैं, जैसे 3 महीने 6 महीने के पीछे उसके साथ क्या हुआ और कॉम्बिनेशंस में, तो उसको चेक करने के बाद कुछ कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि ये इसके साथ कॉम्बिनेशन होना था और वो इसको कितनी पीड़ा देगा आगे। तो लोग क्या करते हैं, ज्योतिषी के पास तब जाते हैं, तब तक कोई किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता। अच्छा, उसमें भी क्या हो सकता है, ये आपका प्रारब्ध है। मैं इसमें हमेशा कहूँगा कि आपको अच्छा ज्योतिषी मिलना, अच्छा डॉक्टर मिलना, ये आपके गुड कर्मास पे रहता है। मैं इतना ये कह सकता हूँ, क्योंकि अब कई बार को लोग बोलते हैं हमारे पास आते हैं कि हम तो 6 ज्योतिषी को चेंज करा दिया, आप 7वें हो। तो मैंने कहा शायद मेरे को नहीं पता वो 6 ज्योतिषी आपके साथ कितने अच्छे थे। आप अगर मेरे साथ श्रद्धा या ट्रस्ट के साथ काम करोगे तो हम लोग कोशिश करेंगे। मैं फिर भी कहता हूँ हम कोशिश करेंगे, हम लोग भगवान नहीं हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भगवान ने एनर्जीज दी है तो हम शायद उस पर काम करें, और जो आपका चार्ट है उस पर काम करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे पास मिलने आते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते, तो उसकी हमारी एनर्जी बैलेंस नहीं होती, ऐसा भी होता है। अब मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था, एक ने फ़ोन किया कि मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं पाया। जैसे आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हो, दर्शन नहीं करके आते हो, हम लोग भी कह रहे कि मैं भगवान हूँ, कुछ हूँ, लेकिन कभी कभी आपकी वो एनर्जी मैच नहीं करती। ऐसी आपकी एनर्जी कभी एस्ट्रोलॉजर के साथ कुछ मैच नहीं करती, तो आपके कुछ खर्चे लिखे होते हैं, कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है कि आपके वो पाप नष्ट नहीं हो रहे उस बंदे तक पहुँचने के लिए, राइट बंदे तक पहुँचने के लिए। लेकिन सही एस्ट्रोलॉजर को ये तो समझ में आया कि 1 नहीं 2, आप 2 के पास जाइए, 3 के पास जाइए, पर उन 2 या 3 में से भी कौन सही है, उस चीज की पहचान हम कैसे देखिए, कर उसमें आपको मेरे हिसाब से पहचान में तो आपको कभी किसी पे संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा बोला जाता था कि जब गुरु के पास, अगर आप साउथ में जाओ, आज भी वहाँ पे लोग साउथ में गुरु परंपरा में बहुत लोगों की इज्जत करते हैं। जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजर्स का क्या है, कैबिन्स में हम लोग बैठने लगे, मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर पूजा पाठ करने गया हुआ है और उसके पास एक बंदा अपनी बहन का प्रश्न पूछने के लिए आया है कि मेरी बहन की शादी होगी कि नहीं होगी। वो उसकी वाइफ आएगी और उसको बैठाएगी, बोले कि आप बैठिए, नीचे बैठिए। वो पहले ज़माने में नीचे ही बैठते थे, गुरु ऊपर ही बैठता था। वो फूल वूल लेके, उसके लिए बहुत सारे फल वल लेके आते थे। पहले ज़माने में दक्षिणाएं नहीं चलती थी जी। तो वो फूल फल जितनी उसकी श्रद्धा होती थी क्लाइंट की, वो लेके आएगा। एस्ट्रोलॉजर अपने टाइम पे आएगा, पूजा पाठ करके उसके पास पूछेगा। और पहले क्या होता था, मूक प्रश्न होते थे, वो उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे, मन के क्वेश्चन को जान लेते थे। उनकी ऑरा इतने अच्छे होते थे। आज भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मूक प्रश्न करके आपकी चीज़ें निकाल लेते हैं। उसमें क्या होता था, जैसे ही उसने अपना मुख खोला कि मेरे को अपनी बहन के प्रिडिक्शन करनी, उसकी शादी कब होगी, हो भी पाएगी अभी, इस समय नहीं हो पाएगी, तो वो क्या होता था, शगुन शास्त्र को कनेक्ट करते। शगुन मतलब ओमेन। जैसे ब्राह्मण की पत्नी ने उसको चाय पिलाई, मीठा दिया, तो इसका मतलब ब्राह्मण की पत्नी सुहागन, और मीठा उसको दिया, तो एक शुभ संकेत है कि तुम्हारी बहन की शादी का योग निकट आ चुका है। सपोज उस ब्राह्मण की वह पत्नी नहीं है और कोई किसी ने कुछ नहीं दिया और उसके आसपास से कोई एम्बुलेंस या कोई शव यात्रा निकल रही है, तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो पहले इस चीज़ को जो ज्योतिषी होते थे यस नो में ही क्लोज कर देते थे। तो क्या ये अंदाजा नहीं है, ये रैंडम नहीं है? अंदाजा नहीं होते थे, ब्रह्मांड की आपको पुकार होती थी। पहले शगुन शास्त्र को आज भी लोग मानते हैं कि आपको कुदरत क्या दे रही है, किस जीव से क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो आपको उसी समय मिलेगा। तो ये शगुन शास्त्र से लोग बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो आज की डेट में जो आपने जो एस्ट्रोलॉजी की बात की कि हम कैसे पकड़ेंगे, तो ये आपका प्रारब्ध, उसको आपको ट्रस्ट लेवल बना के रखना है जब तक आपको कोई अच्छा गुरु या आपको कोई सानिध्य में कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर ना मिले। इसका मैं कॉम्बिनेशन आपको कैसे, तो हम सब पे करते हैं, जिस 3 पे हम लोग गए, सब तीनों पे ट्रस्ट था। अब आप अगर 3 लोगों के पास गए और आपने उपाय नहीं करे, सपोज आपको किसी ने उपाय बताया और आपका विश्वास किसी पे नहीं टिका, तो आप तो भटकते ही रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो हमें किसी पे कॉम्बिनेशन से भटकना नहीं है। आपने फिर गूगल या कहीं से रैंडमली सर्च किया, इसका थोड़ा सा मजा नहीं आया, ये यूट्यूब पे थोड़ा फेमस है, इसके पास जाते हैं, तो आपका ट्रस्ट लेवल पहले ब्रेक हो गया। लाइक आप गणेश जी की पूजा करते हैं, आप गणेश जी की पूजा करते रहे, लेकिन गणेश जी कहते गणेश जी से कुछ हो नहीं रहा। क्या पता थोड़े दिनों बाद ही आपके पाप कर्म क्लोज हो गया, रिजल्ट आने वाला था,
2 दिन के बाद आपने 2 दिन पहले ही उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो पेशेंस भगवान भी चेक करते हैं आपकी, और वो क्लोज होने वाला था, लेकिन आपने 2 दिन पहले एस्ट्रोलॉजर चेंज करके उसने गणेश जी की जगह आपको किसी और का कॉम्बिनेशन बता दिया, तो आपका समय और बढ़ गया। फिर आपका समय बढ़ गया, फिर आपने किसी और की पूजा चालू कर दी, ठीक है। तो पूजाएं सारी जगह इंटैक्ट है, सारे देव अपना काम करते हैं, लेकिन आपका कर्म बढ़ गया क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं था। तो आपको ट्रस्ट कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो मेरा इसी सवाल के साथ एक और सवाल ये आ गया कि कितने समय तक ट्रस्ट करें। आपने बोला कि 2 दिन बाद वो कर्म खत्म होने ही वाला था जी, तो तब उसके पहले ही हम दूसरे किसी एस्ट्रोलॉजर पे मूव कर गए। देखो कर्मा में ऐसा है, जैसे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अब एस्ट्रोलॉजर को पता है कि ये कॉम्बिनेशन आने वाला है, वो कहेगा कि जी आपकी ना 1 महीने के बाद विदेश यात्रा है, ये उसका प्रेडिक्शन है। एक्यूरेसी कहो या ना कहो वो डिपेंड करता है, सब एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर। लेकिन अगर उसकी एक्यूरेसी पहले ही सिद्ध हो जाती है और अगर उसने कोई उसका समय ऐसा था या उसका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ था और वो एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, वो कहेगा जी मेरी ना थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है, एमएससी लेवल मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है। उसने कहा आप ये छोटा सा उपाय कर लो। तो एस्ट्रोलॉजर के भी पुण्य होते हैं, क्योंकि उसके पास भी अपनी एनर्जीज है। आप उस जैसे आप मंदिर में जाके पुण्य अर्जित करते हो, क्या पता उस एस्ट्रोलॉजर की पुण्य से, उसकी वाक सिद्धि से, उसके कॉम्बिनेशंस की वजह से भी आपका कल्याण लिखा हुआ था। उसने बोला आपका 1 महीने बाद वीज़ा लग जाएगा, तो जिस समय पे उसने प्रेडिक्शन किया, क्या पता वो समय उसके अनुरूप था और उसका काम बन गया और उसमें एस्ट्रोलॉजर का नाम हो गया। लेकिन अगर आप अपने आप भी उस समय को लेते और एस्ट्रोलॉजर के पास शायद नहीं जाते, तो वो प्रेडिक्शन तो आनी थी, लेकिन आपके पास किसी का दक्षिणा या किसी का सानिध्य लिखा था आना। लेकिन इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं। एस्ट्रोलॉजी का है ना, आप आए ना एस्ट्रोलॉजर के पास, प्रारब्ध था ना, आप मिलने आए, 3 को छोड़ने के बाद 4थे के बाद फिर आए। ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट एक्चुअली, आपकी पिपासा नहीं खत्म हो रही थी, आपकी इंटरनल डिजायर खत्म नहीं हो रही थी कि मैं अभी तृप्त नहीं हुई, ठीक है। जैसे लोग 1-1 घंटे का सेशंस करते हैं, लोग उनकी क्वेश्चंस नहीं खत्म होते, तो उनकी जब तक पिपास, जैसे मैं लोगों के साथ काफ़ी हद तक सेशन बेस पे काम करता हूँ, टू द पॉइंट बहुत कम काम करता हूँ, तो लोगों को कोशिश करता हूँ कि उनकी उस सेशन में 1-1.25 घंटा, कभी कभी लोग 2 घंटे भी लग जाते हैं उस एक चार्ट के ऊपर, बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकलते जाते हैं। तो उसमें जब निकलते जाते हैं और उनकी सब तृप्ति नहीं होती, जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब हम लोग क्लोज करते हैं सेशन को। और उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे निकल के आते हैं जो उनके लिए हितकारी होते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप इस कर्मा को क्लोज तब तक नहीं होंगे जब तक आप डायरेक्शन जो हम दे रहे हैं, मंत्रा है, चाहे आपको कोई भी चीज़ का उपाय है, किसी जीव को खिलाना या कुछ करना, जब तक वो क्लोज नहीं हुआ, जब तक आप उस कर्म को नहीं करोगे। आपने एक एस्ट्रोलॉजर से एक फीस चार्ज उसको दे दिया, समय भी लगाया, लेकिन आपने कर्म कभी नहीं किया। आपने फिर एक रैंडमली किसी को सर्च किया, दोबारा चले गए, तो आपने अपने पैसे को और किसी को टटोलने के लिए एस्ट्रोलॉजी को सोचा, तो वो आपका कर्मा बढ़ता रहेगा। 7 एस्ट्रोलॉजर, थोड़े दिनों बाद आप कहोगे कि ये तो विद्या ही बेकार है, तो विद्या बेकार नहीं है, विद्या आपके कर्मों के अनुसार आपको पुण्य देती रहेगी, क्योंकि आपके पाप पुण्य का बैलेंस नहीं है। तभी हम लोग विकार में आए, हम प्रॉब्लम में आए हैं। अगर हम लोग प्रॉब्लम में नहीं आते तो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते आज? आपकी लाइफ तो परफेक्ट है। मैंने कई ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे लोगों के, जिनकी जो सारे दुनिया में जो भी कृत्य होते हैं वो सब चीज़ें वो करते हैं, लेकिन वो उनका पुण्य इतना जागृत है कि आज वो फ्लरिश है। जब तक वो पुण्य का जो उनका भार कह लो या पुण्य जो उनका संचित किया हुआ है, वो जब तक क्लोज नहीं होगा, तब तक वो उनके पास कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये बैलेंस है आपका, जैसे हम लोग बैंक में बैलेंस रखते हैं और वो आपको मिलेगा इसी जन्म में या अगले जन्म में, ये तो रीबर्थ में भी आएगा आपके साथ। जैसे आपके कोई पेंडिंग कर्मा रह जाते हैं, तो वो पेंडिंग कर्मा आपको पार्टनर के रूप में, संतान के रूप में, या पति पत्नी के रूप में, या माँ बाप के रूप में मिलते हैं। आप हम लोग कभी भी, हमारे पास उस जीव के पास आज़ादी नहीं होती कि मैं इस जगह में पैदा होऊंगा। उसको ये नहीं पता होता कि ये मेरा सिबलिंग होगा। वो एनर्जी जब उस माँ बाप के यहाँ पे आती है, तो उसी हिसाब से उस कर्म को लेके आती है। कभी कभी आपने देखा होगा, बच्चा पैदा होते ही बहुत सारे विकार लेके आता है, डिजीज, उसके और पैसा चालू हो जाता है। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि जब शायद उसके कुछ पुराने प्रारब्ध थे, उन दोनों माँ बाप जो बने थे, वो कुछ उसके साथ कॉम्बिनेशंस रहे होंगे, आते के साथ ही खर्चा होने लग गया हेल्थ के ऊपर। कोई डायबिटीज हो सकता है, या उनके पूर्व जन्मों के कुछ कर्मा जैसे थे, या वो पितरों के रूप में आ गया उसके पास कॉम्बिनेशंस, कि भैया आपने कुछ पेंडिंग कर्मा रखे थे, आज मैं आपके साथ आया हूँ, शायद अगर मेरी उम्र रही तो मैं चला भी जाऊंगा, या मैं उसको जिंदगी भर झेलता रहूंगा। तो ये आपके साथ ऐसे कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं, और थोड़े दिनों बाद वो अवधि पूरी करके स्टोरीज की तरह वो दुनिया से बिछड़ जाते हैं, फिर रीबर्थ में चले जाते हैं, फिर उनके एक नए बाप होते हैं, या वो किसी भी योनि में अकॉर्डिंग टू कर्मा चले जाते हैं।
तो ये तो जैसा आपने बताया कि ज्योतिष रैंडम नहीं है, साइंस है, कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड है। यस, तो फिर अगर कॉम्बिनेशंस पे है, साइंस है, तो अलग अलग ज्योतिषियों के अलग एक ही आदमी के बारे में अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्यों निकल कर आते हैं, या अलग अलग प्रिडिक्शंस क्यों निकल कर आते हैं? देखिए ये सबके अपने अपने जानने का एक तरीका है। जैसे डॉक्टर्स है, एक बहुत फेमस डॉक्टर है, उसके चार्ट में बहुत कार्डियक सर्जन हो सकता है, वो बहुत फेमस, जैसे डॉक्टर नरेश त्रियान बहुत फेमस हैं कार्डियक सर्जन में। तो उनके कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है या उनका प्रारंभ, उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, ऐसे नहीं मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन फेमस का भी, फेम भी होता है, उसके पास फेम का योग होगा। तो जो फेम का योग उसको मिला, तो वो एस्ट्रोलॉजर जो आप उसको बताते रहे, प्रिडिक्शंस करते रहे, लेकिन उससे उसको फेम नहीं, उसको मतलब रिजल्ट्स नहीं मिले उस बंदे को। लेकिन जब आपको पांचवा छठा एस्ट्रोलॉजर आया तो आपका समय आया और आपको प्रिडिक्शन मिल गई उसको, ऐसा भी होता है। तो इसलिए जरूरी क्या नहीं सिर्फ ये समय पर ही मानकर रह जाए, क्योंकि ये साइंस बेस्ड है तो एक ही जैसे रिजल्ट आने चाहिए ना, एक ही जैसे Even- प्रिडिक्शंस होनी चाहिए। इसमें क्या है ना, समय आएगा जब आपका समय निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल एक साइंस है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के नाम से, एक साइंस आती है जो साउथ की तरफ से बहुत लोग उस पर काम करते हैं, आज भी लोग बहुत उसको दिखाते हैं। उसमें आपके थंब इम्प्रेशन से लोग प्रिडिक्शंस करते हैं कॉम्बिनेशन से। तो उसमें भी जो थंब इम्प्रेशन से वो निकल के आता है, वो आपका तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका प्रारब्ध नहीं होगा। तो आपका प्रारब्ध का मतलब है कि जब तक, ये तो हुआ हमारा मिलने के ऊपर कि भाई प्रारब्ध होगा, या जब आपके पास जब आनी होगी, जब लिखा है तब मिलेगी आपको। हम बात कर रहे हैं पहले प्रिडिक्शंस के बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में। लेट्स से मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आज से 5 साल बाद तुम विदेश जाओगे, वहीं दूसरा एस्ट्रोलॉजर मुझे बताता है कि तुम्हारे कुंडली में विदेश जाने का योग ही नहीं है। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग कॉम्बिनेशंस है जो कि दोनों एस्ट्रोलॉजर ने बताए हैं, और अगर ये साइंस बेस्ड है तो अलग अलग क्यों है? देखिए ये साइंस बेस्ड है, उसने उस समय उसको कैसे प्रश्न को देखा, उस प्रश्न को दो ज्योतिषियों अगर आप बैठा दो, दोनों की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे दो जुड़वा बच्चे हैं, जैसे जो एक गर्भ में 2 बच्चे आते हैं, उनका भाग्य बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम लोग जब जुड़वा बच्चों की कुंडली करते हैं तो हमेशा ज्यादातर ज्योतिषी कहते हैं कि जी दोनों का भाग्य सेम होगा। जैसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर मंदिर वाले लोग कहेंगे जी कि शायद इनका भाग्य सेम रहे, ऐसा नहीं होता। ईश्वर बहुत हमारे से स्मार्ट है हर चीज में, उसने 2 लोगों को भेजा तो उनकी दोनों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट भेजी। एक डॉक्टर होगा, एक शायद ना भी बने, उसके साथ पढ़ाई भी पूरी नहीं होती। तो उसी तरह से जो 2 ज्योतिषी होते हैं वो एक ही समय में, सपोज आप 2 ज्योतिषी को एक टाइम स्पैन में 2 कुंडली दे दो, आपकी सपोज आपने किसी से कंसल्ट किया, 2 ज्योतिषी को 2 कमरों में बिठा दो आप और उनसे उस प्रिडिक्शन के बारे में बात करो, सेम प्रिडिक्शन नहीं देगा वो, क्योंकि उनको देखने का नजरिया, प्रारब्ध, उनकी साइकिक एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाक सिद्धि, साइकिक एनर्जीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि तो उसमें इसका मतलब कि ये तो इंडिविजुअल स्किल पे डिपेंड हो गया, ना कि साइंस पे, नहीं कि उस एस्ट्रोलॉजर की क्या साइकिक कैपेबिलिटी है या उनका प्रारब्ध क्या उसकी है, दूरदर्शिता कैसी है, उसको देखता कैसे है वो कुंडली को। हाँ। एक आदमी होता है जो 5 मिनट में उस क्वेश्चन का हल कर सकता है, एक शायद 15 मिनट में उसको देखेगा। तो क्या पता उसने कुछ पॉइंट ऐसा छोड़ दिया और उसने एक रैंडम कॉम्बिनेशन दे दिया कि जी आप तो जा नहीं पाओगे विदेश, और एक ने बोला कि जी आप बिल्कुल जाओगे नहीं, आपका कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से दिख जाता है कि आपका विदेश पार्ट उठा हुआ है। उठा होने का मतलब है कि आप जाओगे, यात्राएं रहेंगी, लेकिन आप इमोशनली कनेक्ट होके वापस आ जाओगे। सेटलमेंट नहीं होता जैसे लोगों का कई बार, तो लोग 10 साल के बाद भी कभी कभी विदेश छोड़ के घर आ जाते हैं। जैसे मदर से बहुत अटैच थे तो मदर के लिए वापस आ गए, तो वो उसका प्रारब्ध है कि मैं अपने घर पे वापस आया, लेकिन मैं विदेश जरूर गया। तो जो आपने विदेश का क्वेश्चन किया कि 2 एस्ट्रोलॉजर्स, तो उनका देखने का नजरिया इसमें ऐसा हो सकता है, और वो किस टाइम स्पैन में उन दोनों को आपने प्रिडिक्ट करवाया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रश्न कुंडली का एग्जांपल दिया, इसमें आप जैसे आज एक कुंडली को विवेचन करवाते हो और एक अलग समय में उसका विवेचन कराते हो, दोनों के इंटरप्रिटेशन में थोड़ा फर्क आएगा। ये मैंने खुद देखा है अपने एक्सपीरियंस से, विवेचन में थोड़ा बहुत फर्क आता है। सारी चीजें वो आपको सेम बताएगा, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन बोलेंगे, आप बोलोगे कि आपने तो पहले तो नहीं बताया था ये। तो वो देखने का और समय, टाइम स्पैन, जैसे कहते हैं ना काल खंड कहते हैं, किस टाइम स्पैन पे आपने प्रिडिक्शन कर, जैसे मैंने प्रश्न कुंडली बोला, आज आपकी प्रश्न कुंडली में आपने बोला मैं विदेश जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, आपने कॉम्बिनेशन पूछा। अब उसमें जो प्रश्न का यस नो में आंसर होता है तो वो बोलेगा जी हाँ जा सकते हो, लेकिन आप एक डिफरेंट समय में किसी से पूछोगे तो वो शायद उस कॉम्बिनेशन को डिनाई भी कर सकता है, क्योंकि वो यस नो में क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जब हम वैदिक ज्योतिष में जाते हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को ढूंढना पड़ता है, दशाएं, ट्रांजिट, उसके बहुत सारे वर्गा चार्ट्स,
तो उनको देख के कम्बिनेशन निकालना पड़ता है, जिसमें बहुत समय लगता है। अब ये सब ज्योतिषियों के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि सबका देखने का एक नज़रिया होता है और आपका समय है कि आप कब उस लेवल तक पहुंच पाओगे। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि आपका क्या पता आपका पहला ज्योतिषी आपके लिए भगवान का रूप लेके आ रहा हो, तो इसको ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा कि वो नहीं कर पाया। क्या पता उसकी कोई प्रिडिक्शन में ऐसा था कि जो उसकी कुछ प्रिडिक्शंस अच्छी होनी थी या विदेश वाली नहीं होनी थी, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो 100% एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। उसके लिए कोई दैविक चीज आपके पास होनी जरूरी है। एक बात बताइए, अगर आप खुद अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप दूसरी एनर्जी को कैसे दोगे? जैसे लोग रेकी करते हैं, तब तक अपनी एनर्जी को पावर नहीं देंगे तो दूसरे को हीलिंग कैसे देंगे? तो ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी जो प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको अपने आप को भी जागृत रखना पड़ता है उस एनर्जी के साथ। जैसे भगवान का चिंतन करना, जो भी उनको उनकी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज होती है, पूजा पाठ, उससे उनकी खुद डेवलपमेंट होती है। और वो उस विद्या के साथ, क्योंकि ये दैविक विद्या है, कहते हैं ना दैविक विद्या है, आप उसके साथ छेड़ाखानी नहीं कर सकते। और वो विद्या जब आप प्रिडिक्ट करते हो तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है ऊपर वाले का, ये बहुत डिपेंड करता है। मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ। कहते हैं ना कि आपके दिन में कोई सरस्वती एक समय बैठती है, ऐसा बोला जाता है। तो कभी कभी क्या पता आपके उस अंतराल में आपके साथ कुछ प्रिडिक्शन उस इंसान की ही लिखी थी, जो 7 एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं लिखी थी, और वो उस समय में उससे टकराया और उसने प्रिडिक्ट किया और उसका काम हो गया, जो 6-5 एस्ट्रोलॉजर के समय में नहीं था, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। समय बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। अगर आज ये तो हमें नहीं पता चल सकता कि हमारा समय कब आएगा, तो फिर हमें एस्ट्रोलॉजर के पास कितने समय बाद दोबारा जाना चाहिए? ट्रस्ट तो है ना। अब आप मंदिर में जाते हो, ये थोड़ी जाते हो कि मैं मंदिर में जाने के बाद मेरे कर्म कट के मुझे अगले दिन ही कुछ मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी लोग श्रद्धा से जाते हैं कि मैं हर साल शिरडी जाऊंगा, तिरुपति बालाजी जाऊंगा या वैष्णो देवी जाऊंगा। मैं जाता रहता हूँ, मैं उनसे कभी भी बिना मांगे भी कुछ चीजें लेने के लिए जाता हूँ, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हर साल लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं, तो हमारा जो 9th हाउस होता है वो तीर्थ यात्रा होता है। तो जब हम हमारे चार्ट में कई कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं कि उस समय में यात्रा लिखी होती है तो लोग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने इष्ट पे श्रद्धा नहीं रखता, तो आपको कहीं ना कहीं श्रद्धा रखनी पड़ेगी, चाहे वो पहले पे रखो, चाहे तीसरे पे रखो, चाहे 7वें पे रखो। अगर आपकी श्रद्धा ब्रेक हो रही है, क्या पता भगवान चाहते कि जो 7वां मिलेगा आपको, क्या पता उसी से आपका उद्धार लिखा है। और क्या पता शिरडी या आप जहाँ पे भी तीर्थ स्थान पे जाते हो, 7वें वर्ष में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपने अगर 3रे वर्ष में जाना छोड़ दिया कि जी नहीं जी मुझे तो इस जगह पे जाने से कुछ मिलता ही नहीं है, तो भगवान कहते क्या पता तेरे इतने कर्म ऐसे थे कि तेरे को 7 बार मेरे पास आना था, तब तेरे को मैं पुत्र देता या धन देता या कुछ और देता। तो वो हमारे कर्मा बैलेंस हमें भगवान करवाता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर के लिए हमें धीरे धीरे श्रद्धा करनी चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, चाहे वो किस कॉम्बिनेशन का हो। और हमें उसके ऊपर डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि ये तो विदेश प्रेडिक्शन नहीं कर पाया, गलत हो गई, ये तो बेकार। ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। हर इंसान का अपना अपना एक एनर्जी है, वो आपको दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको साउथ का या पुराने समय के लोगों का एस्ट्रोलॉजर का बताया, तो लोग श्रद्धा रखते थे। तो आज की डेट में हमें श्रद्धा रखनी चाहिए किसी भी कॉम्बिनेशन में। ट्रस्ट तो कहीं पे भी ब्रेक हो गया तो वो खत्म हो गया। कहीं ना कहीं ये श्रद्धा जब जिसमें कि एक टाइम लिमिट नहीं है, तो ये सुपरस्टिशन नहीं है। नहीं, श्रद्धा में सुपरस्टिशन कैसे आ गया? कब तक माने? उनकी बात सही भी है कि नहीं सही है? उन्होंने कहा कि तुम विदेश नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि जी आपको तो ना रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अब रुद्राभिषेक में कम से कम 1 घंटा लगता है, आप कहते हो मैं 1 घंटा नहीं बैठ पाऊंगा, आप मेरे लिए आउटसोर्स कर दो जी, खुद ही कर देना। अब उस पंडित जी ने कहा जी आप अगर बैठोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी ऑरा उससे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो नहीं बैठे बिकॉज ऑफ समय, आपने अपना कर्मा छोड़ दिया। लेकिन अगर आप श्रद्धा से उस कर्म को करते तो आपके साथ एक्टिवेट होता। हालांकि फल तो उसको तब भी मिलना है, लेकिन आप उससे हट गए ना कर्म से, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला था। तो आपकी अगर श्रद्धा उस चैंट पे नहीं है या किसी चीज़ पे नहीं है, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। और 11 बार गायत्री मंत्र भी करोगे तो शायद बहुत उसके कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको जुड़े रहना पड़ता है कर्म के साथ डेली। इसलिए तो हम आज की डेट में बच्चों को कहते हैं कि गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा जरूर किया करो। और बच्चों के लिए स्पेशल हम सरस्वती माता के कॉम्बिनेशंस कहते हैं कि आप माता सरस्वती, क्योंकि विद्या चाहिए इस उम्र में, वो करना चाहिए। कलयुग में अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहे हो तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं कलयुग में तो हरि नाम का सहारा है जैसे कहा जाता है। तो अगर आप नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो किसी रूप में परेशान तो रहोगे, लेकिन कोसते रहोगे आप। लेकिन अगर आप कुछ भी करोगे, चाहे मन मार के करोगे, आप कहोगे कि मैं तो कर्म को मानती हूँ, लेकिन आप कर्म को करते रहो फिर अच्छे से। कर्म तो आपका एस्ट्रोलॉजर के पास जाना भी कर्म ही था। अभी जैसा नागेश जी आपने बोला कि हर काम को श्रद्धा से करना चाहिए, है ना?
तो श्रद्धा से करना चाहिए और उससे मेरा काम हो जाएगा, ये तो हम सब जानते हैं, और मैं श्रद्धा से उस काम को कर भी रही हूँ। उसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में क्यों जाऊँ या एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाऊँ, और मुझे कब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास लोग तभी जाते हैं जब परेशानी में होते हैं। हम लोगों के पास लोग अगर साल साल भर गायब हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जी उनका समय सही चल रहा है, हमारे से जो मिल नहीं रहा वो, तो इसका मतलब वो लाइफ में कनेक्टेड है अपनी लाइफ में, जो हमने उसको उपाय बताए। लेकिन एक साल के बाद पिक्चर कभी कभी अलग उलट होती है, वो कहते हैं जी हम तो कुछ भी नहीं करा, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग कहते हैं कि आपने वो जब कर्म ही नहीं करा जो हमने आपको बोला था, चाहे वो वैदिक के कुछ मंत्राज ही थे या किसी को खाना खिलाना था या दान देना था, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो तो एक आपके सेशन को लेके चला गया, एक कथा के रूप में या डिस्कशन को लेके चला गया, लेकिन कर्मा नहीं करा उसने। जैसे आपका ये फूल पॉट है, आपने इसको ऐसे रखा हुआ है, ये अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसको उठा के किसी के पास किसी के सर पे मार दूँ, वो डिफरेंट कर्मा हो गया। अगर इसको कह दें तो एक नेगेटिव कर्मा, एक गुड कर्माज है। अगर आज ये असली फूल होते, उसकी सुगंध मुझे अच्छे दे रही होती, मेरा ऑरा ही चेंज हो जाता। लेकिन अगर ये बैड एनर्जी होती तो मुझे उससे मिलना ही नहीं है। तो ऐसे ही आप जब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, श्रद्धा से जाओ। आपको मे भी शायद कम्बिनेशन ना मिले, शायद 20% आपका काम ना हो, लेकिन कुछ तो होगा, क्योंकि वो भी एक बंदा अपनी एनर्जी लेके बैठा हुआ है। अब वो आपसे पैसे क्या चार्ज कर रहा है, आपका दिमाग उसी में रह गया, तो आप कर्म नहीं कर पाओगे। तो आपने जैसे बोला कि जब वक्त खराब होता है या परेशानी में होते हैं, जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास लोग आते लोग हैं, तभी आते हैं। और अगर कोई भी परेशानी नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। लाइक डॉक्टर, हम नॉर्मली हेल्थ चेकअप के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हैं। आप जा सकते हो। जैसे अब कई लोग हमारे पास आते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं मेरी लाइफ में, आपने जो बोला सब कुछ कम्बिनेशन बढ़िया है, और बढ़िया कैसे कर सकता हूँ? तो उस और बढ़िया के लिए हम लोग कहते हैं कि आप और पूजा पाठ कुछ करवाइए, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए और कम्बिनेशंस। और बढ़िया का कोई उदाहरण देंगे? और बढ़िया में ये होता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, उसको एक जगह पे जॉब मिल गई थी। उसने क्या किया, मेरे से बिना कनेक्ट हुए उस जॉब को ज्वाइन कर लिया। बहुत एक्सपेंसिव, मतलब उसको कहते हैं, उसको बहुत हाई रेट जॉब मिली, लेकिन वो मेरे से बीच में थोड़े दिन डिस्कनेक्ट हो गई। और उसने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के अपने आप ही रैंडमली, बाद में उसने एक्सेप्ट भी किया, और उससे पूछ के उसने गुड़गांव में जॉब ले ली। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। वो बंदी इतनी परेशान हो गई कि 1 महीने में उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। उसने मुझे उसी दिन कॉल किया कि मैंने जहाँ पहले जॉब करती थी ना, क्या मैं वहाँ से, आप मुझे फटाफट अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं परेशान हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप आ जाइए। वो मेरे से मिली, उसने अपनी कहानी बताई कि मेरे से गलती होगी, मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो गई, मैंने किसी और से फॉलो किया। मैं इसमें अपनी बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको विश्वास पहले भी था, तो वो कनेक्टेड थी। लेकिन उसने अपना, जैसे कहते हैं ना, आप भटक जाते हैं, वो 7वें 8वें के बाद चली गई। तो क्या आपने जॉब ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था? मैंने उसको कभी भी नहीं बोला कि आपके पास, उसको ऑफर मिला। सपोज किसी को 50,000 का ऑफर पे काम करी थी, 1 लाख सडनली डबल दे दिया उसको या ट्रिपल दे दिया, उसने ज्वाइन कर लिया। अच्छा लगा, लुक्रेटिव ऑफर लगा, उसने बिना कुछ समझे किसी की बात सुनी और ज्वाइन कर लिया। जबकि वो मेरे से हर चीज़ में बातचीत में करती थी, बातचीत सुनती थी कि सर मैं ऐसे करूँ, ऐसे कर। उसने, और वो बड़ी परेशान हो गई, उसने रैंडमली कॉल किया, सर मैं शाम को आना चाहती हूँ, आपके पास जो भी समय हो। हम मिले, हमने उसको बोला, मैंने कहा जी आपके लिए, आप थोड़े दिन में यहाँ पे परेशान हो जाओगे और प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। और प्रॉब्लम उसकी बढ़ चुकी थी उस समय में, और झगड़े होने चालू हो गए थे एमडी के साथ उसके। मैंने कहा, आप कहती है क्या मैं अपनी दोबारा पुरानी जॉब में जा सकती हूँ? मैंने कहा, फिर मैंने उसके कुछ कम्बिनेशंस देखे, फेस रीडिंग्स करी उसके बॉसेस की, देखा। मैंने कहा हाँ, आप इनके पास दोबारा जाइए, आपको बहुत मानते हैं, आप उनके पास जाइए। उसने फिर उनसे बातचीत करी, इंटरव्यूज़ हुए, आज वो वहाँ की ग्लोबल हेड है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कभी कभी आपका जो समय होता है आपके अनुरूप नहीं होता, आप उसको खुद चैलेंज कर देते हो। तो वो ट्रस्ट लेवल उसने ब्रेक किया। उसका समय था, उसने उसको अपने आप बाईपास किया, और ना समझते हुए उसको। इस तरीके के अच्छे ऑफर्स को तो जनरली अगर हम आज भी नॉर्मल प्रैक्टिस में देखें तो एज अ तरक्की के लिए डबल ऑफर मिलना, अच्छी बड़ी कंपनी में ऑफर मिलना, हम सब लोग स्वीकार करते हैं, और उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाते, उससे पूछते भी नहीं पूछते हैं लोग कि मैं अगर इस कंपनी में, लोग कंपनियों की कुंडलियां चेक कराते हैं। आप पता है, लोग मार्केट में कई ऐसी कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉयज की कुंडली चेक कराती हैं कि इवन हम लोग बिजनेस की कुंडली चेक करते हैं कि ये मेरा पार्टनर आएगा, तो इवन अगर कुंडली नहीं है तो फेस रीडिंग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, मेरे पास एक बंदा आया था, उसने 5 पार्टनर्स की कुंडली, मतलब वो अपना डीड लेके आया था कि जी इनके नाम कैसे होंगे, इनके नाम, उनकी फोटोग्राफ दिखाई। तो हमने कोशिश करी उस पर जितना भी अपने माध्यम से कर सकते थे, और उसने उनके साथ बिजनेस किया।
उसको अच्छे कॉम्बिनेशन आए। मैंने कहा इनमें से 5 में से एक ही चलेगा आपके साथ, आप इसके साथ कर सकते हो, बाकियों के साथ नहीं कर सकते। तो क्या ये हायरिंग प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देगा? नहीं, आपको कई लोग जो स्पिरिचुअल, जैसे साउथ में कई लोग बहुत चीज़ों को, जैसे राहु काल को बहुत मानते हैं साउथ में, इस समय कोई काम नहीं करते वो लोग, राहु काल उनके लिए अशुभ समय होता है, ठीक है, तो वो कोई काम को नहीं करते, हाँ बिल्कुल छोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं निकलेगा तब हम काम करेंगे, निकलेंगे भी नहीं घर से, चाहे वो सुपरस्टिशियस कह लो, लेकिन वो है पार्ट ऑफ, उसको नेगेटिव योगा कहते हैं लोग। तो जब वो एस्ट्रोलॉजी से इतना इंटैक्ट रहते हैं और वो हर चीज़ पूछ के करते हैं, तो वो एम्प्लॉय भी अगर उनकी लाइफ में अच्छा आएगा। कई लोग इतना कॉम्बिनेशन देखते हैं कि मैं इसको अगर 100 करोड़ की कंपनी में ला रहा हूँ तो ये मेरे को 500 करोड़ कैसे देगा, इसकी कुंडली में इतनी पावर है कि मैं इसको पैसे क्यों दूँ। कई लोग इतना चेक कराते हैं और कई बार उनसे पूछ भी लेते हैं वो लोग। और कभी कभी कुछ जगह पे कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं जो इस चीज़ के लिए रखे जाते हैं हिडन रूप में। जैसे आप एमडी हैं, आपने मुझे हायर कर लिया, लेकिन मैं किसी को दिखता नहीं हूँ, आपने बोला ना इसकी ये डिटेल्स आई हैं हमारे पास सर, ये चेक करना, मैं कहूँगा ये कम्बिनेशन है, शायद आपको इसको रखोगे तो आपकी लाइफ ये बहुत आगे कंपनी को ले जाएगा। तो वो कम्बिनेशंस होते हैं। तो कई लोग उसको करवा के भी बहुत अच्छी चीज़ है, हालांकि ये 2 या 3% ही लोग फॉलो करते हैं मार्केट में, जी जी हाँ। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, वो बहुत मानते हैं। कई मैंने ऐसा देखा है कम्बिनेशन लोगों का। तो आप कह रहे हो कि बिजनेस के अंदर भी लोग इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज की कुंडली दिखवा के उनको हायर करते हैं। इवन आप अगर अपना कोई आदमी, क्या आपके पास आप करते हो इस तरीके से, सपोर्ट करते हो बिजनेसमैन को जहाँ पे कि एम्प्लॉयज हाँ, की कुंडली क्योंकि देखने मेरे पास के लिए, और उसके किस तरीके के परिणाम आप परिणाम में ऐसा होता है कि जैसे अभी मेरा एक रिसेंट एक क्लाइंट था, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था, उसने काफ़ी कोशिश करी, 5-6 साल से उसका काम ही नहीं चलता था। उसने मेरे पास पहली बार मिला, मैंने कहा जी आपके नाम पे बिजनेस नहीं चलेगा, आपको डायरेक्टर नहीं बनना इसके हिसाब से। तो कहता सर किसको डायरेक्टर बनाऊँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही काम करूँगा, मेरे नाम पे सब कंपनी रजिस्टर्ड है। मैंने कहा नहीं, आप अपने बच्चे की कुंडली बताइए। हमने उनके बच्चे की कुंडली देखी, उनकी बेटी की कुंडली देखी, उनकी पत्नी की कुंडली देखी। तो मैंने कहा जी ये जो आपका बेटा है इसकी कुंडली में ये योग है, अगर आप उसके नाम से इस फर्म को रजिस्टर करोगे एज ए डायरेक्टर, तो आपकी चार्ट में वो एक्टिवेशन आपका बेटा हो जाएगा, क्योंकि उसकी कुंडली में बिजनेस योग अच्छा है। हालांकि वो जॉब में है लेकिन वो 2 काम नहीं कर सकता, तो आप उसकी कुंडली में उसके नाम पे उसको फैक्ट्री को या जो भी काम करे वो करिए, और आप सीईओ की तरह कर्मा कीजिए। चलाना आपको ही है लेकिन पैसा भी घर में आएगा, तो उसका हम कम्बिनेशन को चेंज कर देते हैं। क्योंकि आपके चार्ट में 0 योग आया है तो इसका मतलब ये नहीं मेरे को बिजनेसमैन नहीं बनना। बिजनेसमैन बनने का ट्विस्ट है उसमें, वो हमें बताना पड़ता है कि अगर किसी का कम्बिनेशन नहीं होता फिर कभी कभी चैलेंजेस आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी कुंडली में कोई पावर्स नहीं होती बिजनेस में, सारे रिश्तेदारों की, तब हम किसी पार्टनर की कुंडली को देखते हैं जो वो लेके आ रहा है, ये धोखा करेगा, ये इसके आने से आपका बिजनेस बूम पे आ जाएगा, ठीक है ना, चाहे वो घर का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी। तो लोग ज़्यादातर चेक करवाते हैं, वो कहते हैं कि इसकी कुंडली देख के बताइए। सुबह उस कुंडली नहीं होती तो हम कोशिश करते हैं फेस रीडिंग से उसके माध्यम से देख पाते हैं कि ये बंदा किस तरीके से बिहेव करेगा, कल को 1 साल बाद छोड़ के चला जाएगा, या ये लालची रहेगा, या सारा क्रेडिट ले जाएगा। तो वो कम्बिनेशन देखने पड़ते हैं और वो चीज़ें बड़ी सटीक आती है कभी कभी वो कम्बिनेशन से। हमारे को क्योंकि पहले कुंडली की करेक्शन जरूरी है उसमें, क्योंकि अगर आपकी कुंडली सही है, उसकी विवेचन सही है, तो आपको कम्बिनेशन दिख जाते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण शेयर कर सकते हैं जहां आपने बिजनेस में इस तरीके की प्रिडिक्शंस की या इस तरीके की कुछ रेमेडीज आपने बताई और वहां पे बहुत अच्छे परिणाम आए हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोगों को हमने पूजा पाठ के साथ जोड़ा। हमने कहा कि आपका ये समय चल रहा है, आप इसके साथ कुछ पूजा पाठ भगवान की करवाइए, और उनको सडनली कभी कभी 2 या 3 दिन में भी आधे रिजल्ट आ गए, क्योंकि वो उस कर्म से जुड़े नहीं थे। जब तक आपके मन में, तब तक पूजा पाठ का मन में जब तक विचार नहीं आएगा, जब तक वो समय नहीं आएगा। आपके पास आज पैसा है, आप बोलते हो कि मैं 1 लाख की भी पूजा करा सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में नहीं आ रहा। आपने बोला मैं दिसंबर में, मैंने आपसे बोला कि आप दिसंबर में पूजा करा लीजिए, आपका समय आ रहा है। आपके पास पैसा भी था लेकिन समय नहीं था, नहीं कराई, समय निकल गया, आप जूझते रहे वो काम से। समय आया, अप्रैल में आया, आपने कहा जी अब मेरी पूजा करा दीजिए आप। तो वो जो समय था, समय उस टाइम भी आपके कर्म को ठीक कर सकता था भगवान की पूजा से, लेकिन आपका जो पाप था या जो आपके नेगेटिव कर्मास थे, या लोग आपके पास समय नहीं था, तो वो उस पूजा को एक्टिवेट नहीं होने देगा, आने नहीं देगा। आप उस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, मेरे पास समय नहीं है। समय मतलब आज की डेट में जब आप पूजा नहीं करवाते हो, पूजा नहीं करते, तो आपके ऊपर माया, राहु आपके पास कंबाइन करता है, आप पैसा बनाने में लगे रहते हो किसी भी रूप में। तो जब आपका अप्रैल का समय आया, आपने कहा अब मुझे करवाना चाहिए, कुछ हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ क्षति पहुंची,
तब आपने कहा उन्होंने बोला था चलो ये करवा के देख लेता हूँ। तब उस समय उसने पूजा करवाई, उसको रिजल्ट आ गए, शायद 3 दिन में रिजल्ट आ गए, क्योंकि उसकी श्रद्धा जागृत हुई, पुण्य जागृत हुआ, और शायद माता की उस पर कृपा थी कि तुम तब आओगे तब मैं करूँगा। जैसे कई बार लोग कितने साल तक मन्नत मांगते हैं, लेकिन मन्नत का एक समय होता है, लेकिन पूरी हो जाती है लोगों के साथ, ठीक है ना। ये मैंने मन्नत मांगी थी लेकिन इतने साल पहले मांगी थी, मैं जा नहीं पाया, लेकिन वो जाने के बाद कंबाइन होकर पूरी हो जाती है। तो हर चीज समय के साथ चलती है, ये समय चक्र, एवरीथिंग इज मूविंग, हर चीज मूव कर रही है इस ब्रह्मांड में। ग्रह हो, हम हो, विचार हो, हर चीज घूम रही है, सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हमें उसको पकड़ना है ज्योतिष के माध्यम से या आपकी एनर्जी के माध्यम से। वो हम कैसे देख पाते हैं, चाहे वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, संतान कॉम्बिनेशन है, और कब पकड़ना है उसको, कब सही समय आएगा, इसमें ज्योतिष का एक इम्पोर्टेंट रोल, ज्योतिष का इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है कि हमें उसमें ये चीजें बोलनी पड़ती हैं कि आपको ना इस समय में थोड़ा अलर्ट रहना है। आप चूक गए तो इवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा क्लाइंट था, मैंने उसको बोला था कि वो फरीदाबाद में था, कि आपके पिताजी को ना इस कॉम्बिनेशन में 1 महीने के बाद ना मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, लाइक हार्ट का कोई प्रॉब्लम आएगा, आपकी कुंडली से उनका कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है। वो बंदा उस टाइम तो सुन के चला गया, उसके जब पिताजी को इमरजेंसी आई, स्टंट डल गया, प्रॉब्लम आ गई, रेक्टिफाई हो गई, वो बाद में आया, जब दोबारा सेशन लेने के लिए कहता वो जो आपने बोली थी वो तो हो गई, बच गए मेरे पिताजी, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन था वो आ गया था उस समय में। तो वो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, हम लोगों को पहले अलर्ट कर देते, मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा है आपके पिताजी का, ध्यान रखना। मृत्यु तुल्य का मतलब ये होता है कि वो आदमी हॉस्पिटलाइज होगा, आपने बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो उसका अपना प्रारब्ध है कि उसकी आयु कितनी है। तो लोग उसको अगर पकड़ लेते हैं, उस कॉम्बिनेशंस को समझते हैं, तो वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं। जैसे आपने विदेश का एग्जांपल लिया, अगर किसी का विदेश का कॉम्बिनेशन लिखा है, अच्छा एक चीज और होती है, विदेश के जो आपने क्वेश्चंस किए, विदेश के कॉम्बिनेशंस में कभी कभी क्या होता है, उपाय भी काम करते हैं। सपोज आपका सूर्य खराब है चार्ट में, आपके पिताजी के साथ नहीं बनेगी, कोर्ट कचहरी में जज, कोई बड़ा अधिकारी, आपका बॉस, ठीक है, या एम्बेसी में कोई प्रॉब्लम आना, कोई या किसी का वीजा अटक जाना, ये सब कॉम्बिनेशन आते रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं सूर्य की पूजा करो, आप सूर्य को जल दो, और पिताजी का अपमान मत करो, ये सब चीजें करो। तो उसमें उनको रेमेडीज देते हैं, ऐसा करो, आप सूर्य को जल देना चाहिए रोज, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। तो जब वो उस ग्रह को पावर देता है जिसने मुझे विदेश के लिए भेजना है, सपोज वही ऑब्स्टेकल है, एक एम्बेसी वाला उसके साइन नहीं मार रहा, किसी भी कॉम्बिनेशंस में आपका सूर्य पीड़ित है, उसको साइन मारना है। आप ये नहीं कि आज आपने सूर्य को जल दिया अगले दिन साइन हो जाएंगे, उसका भी एक समय है, थोड़े दिन के बाद। तो वो लेकिन काम करता है, क्योंकि आपके चार्ट में तो डीएनए की तरह छप गया वो जो कुंडली आपकी जो हम लोग बताते हैं, उस समय में आप पैदा हुए थे, नक्षत्र कॉम्बिनेशन या ग्रह की कॉम्बिनेशन से, वो चेंज नहीं होनी। आपका ट्रांजिट चेंज होगा, और प्लस में आप कितने उसमें रेमेडी में कर्मा करते हो। अगर आपको मैंने बोला सूर्य खराब है, आपने कभी सुधारे नहीं रिलेशनशिप, कहते मैं आज पिताजी को नहीं, मेरी लड़ाई रहती है हमेशा, लेकिन अगर आप कोशिश करते तो आपके पिताजी के साथ आपके संबंध सुधर जाते, किसी भी रूप में, या मेरे अधिकारी के साथ। अधिकारी कहते जी मेरे तो हमेशा ना मेरा बॉस मेरे को लताड़ देता है, उसके कॉम्बिनेशन है कि तुम बॉस के साथ भिड़ जाते हो। आप अपने नेचर को चेंज करो, बॉस ठीक हो जाएगा। आपने पॉजिटिविटी नहीं कन्वर्ट करी ना, आप जैसे कहते हैं कि सूर्य अगर नीच का हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आदमी अपने आप को राजा समझता है। जैसे एक राजा था जिसका राजपाट छिन गया, लेकिन वो अहम नहीं गया। सूर्य क्या है, आपका राजा है, ग्रहों का राजा है ना। तो जब वो खराब हो गया चार्ट में, तो वो कॉम्बिनेशन नेगेटिव तरह, लेकिन आप कहते हो आज मैं भी राजा हूँ, तो आप राजा नहीं हो, लेकिन आप समझ रहे हो। तो उसके जो इफेक्ट सारे आपके परिवार पे आ रहे हैं। आप अक्खड़पने से बात कर रहे हो, आप सबको लताड़ देता, पब्लिक में किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, अधिकारी के साथ। तो इसकी कुछ रेमेडीज भी आप बताते हैं। देखिए नेचर को चेंज करना तो एक दिन में पॉसिबल नहीं नेचर में होता है कि हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा किसी को अपशब्द ना बोलिए, अहंकारी शब्द मत बोलिए, प्राउडीनेस मत रखिए, पिताजी के साथ हो सके तो बात मानिए, अधिकारी के साथ थोड़ा अच्छा बोलिए, सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देने के लिए उसमें आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालिए, ओम घृणी सूर्य नमः आप मंत्र का जाप कीजिए। हम तो कहते हैं 11-21 बार आप बोलिए। अगर आप, क्योंकि सूर्य को जब आप जल देते हैं तो वो आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, किसी गमले में दीजिए, या किसी आपका गार्डन है तो गार्डन में दीजिए, नहीं तो छत पे दे दीजिए, पैरों में छींटे नहीं पड़े, जितना आप कोशिश कर पाए, ठीक है। और मंत्र बोलोगे तो वो अभिमंत्रित हो जाएगा, चीज अच्छी आपकी लाइफ में काम आएगी, और आपको धीरे धीरे सूर्य रिजल्ट देना चालू कर देगा। और गुड चीज क्या है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए।
आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत पावरफुल है, जो अगस्त मुनि ने राम भगवान को दिया था जब वो रावण के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहे थे। जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग आपने सुना होगा जी, साउथ में, जी, जी, राम के ईश्वर हैं, तो वो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, हम लोग हमारा सूर्य उससे और अच्छा होने लग जाता है। सूर्य का जाप कर सकते हो, करवा सकते हो। स्टोन रैंडमली नहीं पहनना चाहिए कि आपने किसी से पूछा, और कभी कभी स्टोन के माध्यम से भी लोगों के साथ बहुत विकार बॉडी में आ जाते हैं कि आपने अपने आप ही अपना सेल्फ कॉम्बिनेशन ढूंढा, जैसे हम लोग सेल्फ दवाई खा लेते हैं, तो स्टोन के माध्यम से सपोज आपने कोई माणिक रत्न पहन लिया सूर्य का, आपका सूर्य खराब था तो आपकी रिलेशनशिप तो और खराब हो जाएगी। आपने उसको एक्टिवेशन में डाल दिया। रत्न का मतलब है पावर दे रहा है वो आपको। और अगर आपका सूर्य उच्च का है या अच्छा है तो आपको उससे फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सूर्य गवर्नमेंट जॉब भी देता है, सरकार के साथ कनेक्टेड है आपके साथ।